नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवाएं। आपको यहां पर ये बताएं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद के पृथला और बल्लभगढ़ के लोगों को सौगात देने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री बल्लभगढ़ पहुंच जाएंगे। यहाँ पर वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि चंदावली गांव में मुख्यमंत्री प्रवेश द्वार और पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। पृथला के चंदावली गांव में भव्य डिजिटल पार्क के साथ साथ मुख्यमंत्री राधिका सरोवर समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन करने वाले हैं। आपको यहां पर ये बताएं कि करोड़ों रुपए की राशि से गांव के सरपंच ने विकास कार्य कराए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक नयनपाल रावत भी साथ रहेंगे। सीएम के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो चुकी है। सीएम के स्वागत के लिए जगह जगह बैनर्स लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं। विकास कार्यों के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री विधायक नरेंद्र गुप्ता के कार्यालय भी जाएंगे। स्वीपिंग मशीन का उद्घाटन यहाँ पर वो करने वाले हैं। आपको ये बताएं कि इटली से 2.5 करोड़ रुपए की स्वीपिंग मशीन को दरअसल मंगाया गया है। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12 बजे सेक्टर 12 के कन्वेंशन हॉल में अधिकारियों की मीटिंग भी लेने वाले हैं। शहर के विकास को लेकर दिशा निर्देश देंगे। तो ये एक बड़ी जानकारी है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का दौरा जो कि अपने आप में खास, क्योंकि यहाँ पर उद्घाटन भी करना है। इसके अलावा ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो स्वीपिंग मशीन जो कि वहाँ के विधायक ने खरीदी है, कहीं ना कहीं उसको की भी शुरुआत करने वाले हैं। और इसके अलावा ये भी बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल एक मीटिंग भी है जिसमें वो हिस्सा लेंगे। राधिका सरोवर समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन होगा। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे बल्लभगढ़ और पृथला को सौगात केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 11 बजे विधायक नरेंद्र गुप्ता के दफ्तर वो पहुंचेंगे। ये एक बड़ी जानकारी। स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 12 बजे कन्वेंशन हॉल में एक मीटिंग होनी है जिसमें तमाम अधिकारियों की मौजूदगी और उनके साथ चर्चा करेंगे। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर और अभी तक क्या कुछ परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसको लेकर भी तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री को जानकारी देंगे। ये आपको बता रहे हैं। सीएम आज सौगात देने वाले हैं। बल्लभगढ़ में स्कूल की बिल्डिंग का उद्घाटन वो करेंगे। पृथला के चंदावली गांव में प्रवेश द्वार और पार्क का उद्घाटन भी होना है। जाहिर तौर पर स्कूल की बिल्डिंग से में तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं और तमाम तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बिल्डिंग है। देवेंद्र कौशिक इस बीच मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। देवेंद्र, अपने आप में दौरा जो है वो बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। कई सौगातें देंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल निश्चित तौर से प्रिया, देखिए आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बल्लभगढ़ पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद आगमन पर उनके कई कार्यक्रम यहां रहने वाले हैं। अगर हम कार्यक्रमों की बात करें तो ये कोविड-19 का जब से दौर शुरू हुआ है उसके बाद में पहली बार फरीदाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और इस दौरान आज कई कार्यक्रमों में शरीक होंगे। अगर शुरुआती बात करें तो 10 बजे मुख्यमंत्री बल्लभगढ़ के रेस्ट हाउस में पहुंचेंगे और 10:15 बजे बल्लभगढ़ में ही एक अत्याधुनिक सरकारी स्कूल की नवनिर्मित बिल्डिंग का यहाँ करीब 6 करोड़ लागत से जो बनी है उसका उद्घाटन करेंगे। इसके उद्घाटन करने के तुरंत बाद वो गाँव चंदावली पहुंचेंगे और चंदावली में एक मुख्य द्वार गांव का बनाया गया है, काफी भव्य द्वार है वो, उसका उद्घाटन करने के साथ साथ ही गांव चंदावली में ही एक पार्क बनाया गया है जिसको 50 लाख लागत आई थी, सरपंच की तरफ से उसको बनाया गया था, उसका आज उद्घाटन करेंगे। उसके साथ साथ में वहां प्लांटेशन भी करेंगे। पौधारोपण करने के बाद में उसके बाद वो जो फरीदाबाद विधानसभा से विधायक है नरेंद्र गुप्ता, उनके द्वारा एक इटली से 2.5 करोड़ रुपए की स्वीपिंग मशीन मंगाई है, उस स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ साथ में देखिए आज महत्वपूर्ण एक बैठक अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री फरीदाबाद में लेने वाले हैं। जो HSV कन्वेंशन हॉल में सेक्टर 12 में वो अधिकारियों के साथ करीब 12 बजे वो बैठक शुरू होगी और उस बैठक के दौरान जो फरीदाबाद में जो तमाम जो विकास कार्य हैं वो कोविड-19 की वजह से जो रुके हुए थे उनकी एक समीक्षा बैठक के तौर पर ये बैठक की जाएगी। इसके साथ साथ में जो अधिकारी हैं उनसे सवाल जवाब भी किए जाएंगे कि इस दौरान में क्या क्या उनकी तरफ से काम किए गए और कौन कौन से ऐसे काम पेंडिंग है। लेकिन प्रिया, सबसे महत्वपूर्ण बात आज रहने वाली है, जो मुख्यमंत्री जब बल्लभगढ़ पहुंचेंगे तो कैबिनेट
कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा चूंकि बल्लभगढ़ से विधायक है और यहाँ जब वो आएंगे तो उनके सामने क्या मांगे रखी जाती है और मुख्यमंत्री उन पर क्या घोषणाएं करते हैं, ये एक देखने वाली होगी। इसके साथ साथ चूंकि तड़ावली रतला विधानसभा में आता है, वहाँ नैनपाल रावत हैं जो चेयरमैन है, वो भी कहीं ना कहीं अपना मांग पत्र बनाकर बैठे हैं और अब ये देखना होगा कि उनकी जो मांगे हैं मुख्यमंत्री उन पर कितना उसे सिरे चढ़ाते हैं। और मैं जहाँ खड़ा हूँ, देखिए मैं आपको प्रिया तैयारियों की बात अगर करें तो ये तस्वीरें दिखाइए कि आप शायद आयोजन स्थल पर ही मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए और साथ ही साथ ये बताइए कि सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल, अगर देखिए मैं तैयारियों की प्रिया बात करूं तो आप साफ तौर से देख सकते हैं ये वही जगह है जहां मुख्यमंत्री सबसे पहले पहुंचेंगे। ये नवनिर्मित अत्याधुनिक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है जो कहीं ना कहीं निजी स्कूलों की बिल्डिंगों को टक्कर देती हुई है, चूंकि पहली बार प्रदेश में ऐसी कोई बिल्डिंग बनी है जहाँ जो विकलांग दिव्यांग है उनके लिए भी स्कूल में रैंप बनाई गई है। अब तक आपने देखा होगा हरियाणा के तमाम सरकारी स्कूल की बिल्डिंगों में कहीं भी दिव्यांगों के लिए रैंप नहीं हुआ करती थी। इसके साथ साथ अगर इस बिल्डिंग की और खासियत की बात करें तो पहली बार इसमें इस तरह के अत्याधुनिक कमरे बनाए गए हैं जहां बच्चे पढ़ेंगे। तमाम तरह की जो लैब्स हैं वो यहां बनाई गई हैं। इसके साथ में अगर फायर टेंडर लगाया गया है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्कूल की बिल्डिंग है, अब तक आपने पुरानी बिल्डिंगों में ये तमाम जो खासियत है सुविधाएं हैं वो नहीं देखी होंगी। अगर मैं बात करूं आगे तो पुलिस की मुस्तैदी हर जगह है, लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये तमाम कोशिशें की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से रखें। और इसी वजह से मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया है, बेहद कम लोग ही इन कार्यक्रमों में शरीक होंगे। ये तमाम जो अधिकारी हैं ये वहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं और तमाम जो क्योंकि मुख्यमंत्री के आने में अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और सबसे पहले जो मुख्यमंत्री, देखिए मैं लेआउट आपको दिखा देता हूँ जो स्कूल की बिल्डिंग का ये लेआउट है। आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से किस आधार से इसको बनाया गया है। और यहाँ अगर मैं आप दूसरी तरफ दिखाऊं तो ये सबसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और इस स्कूल की बिल्डिंग का यहाँ उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं साफ तौर से यहाँ सैनिटाइजर रखा गया है और यही वजह है कि कोविड-19 में बहुत ज़्यादा लोगों को ना बुलाया जाए और इससे बचा जाए। जी प्रिया। जी जाहिर तौर पर तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से देवेंद्र आप जिक्र कर रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल है वो तो निजी स्कूल्स को भी फेल कर दे, जहाँ पर जिस तरीके से तमाम तरह की सुविधाएं हैं और अपने आप में ये पहला स्कूल होगा जहाँ पर तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो विकलांगों के लिए अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर तमाम तरह की फैसिलिटीज़ भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रिया, देखिए निश्चित तौर से ये हरियाणा का पहला ऐसा स्कूल बताया जा रहा है, बिल्डिंग बताई जा रही है जो बहुमंजिला इमारत बनाई गई है और इसमें तमाम तरह की जो सुविधाएं अक्सर देखा करते हैं हम जो निजी स्कूलों की बिल्डिंग में हुआ करती हैं। और अक्सर जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो निजी स्कूलों की तरफ उनका जाने का, जो बच्चों को पढ़ाने का एक मकसद ये भी होता है कि वहाँ तमाम तरह की उनके बच्चों को सुविधाएं मिल जाएं। लेकिन पहली बार हरियाणा में ऐसे स्कूलों की शुरुआत हो चुकी है, आज इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और आगे जितने भी आने वाले जो जितनी भी नई बिल्डिंगें स्कूलों की हरियाणा में बनेंगी तो करीब करीब इसी कॉन्सेप्ट पर बनाई जाएंगी ताकि जो सरकारी स्कूल में उनमें बच्चे पहुंचे और तमाम तरह की जो पढ़ाई है उनसे तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो स्कूलों में मिलनी शुरू हो जाए। इस बिल्डिंग में तमाम वो ऐसी सुविधाएं हैं जो निजी स्कूल की जो बिल्डिंग है उनको टक्कर देती दिखाई देंगी। हालांकि ये 6 करोड़ के करीब की इसमें लागत आई है इस बिल्डिंग में और जो पिछली सरकार थी बीजेपी की उसमें इसको पास कराया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा की तरफ से जो शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा हुआ करते थे तो उन्होंने इस बिल्डिंग को पास किया था कि ये बिल्डिंग अब 2 साल के बाद में बनकर तैयार हुई है जिसका मुख्यमंत्री आज फीता काटने वाले हैं। जी प्रिया। जी जाहिर तौर पर तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छी बात हो जाती है, खासतौर पर तमाम बच्चों के लिए वहाँ पर फैसिलिटी है। यहाँ पर देवेंद्र आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि स्कूल्स के ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं बच्चों को जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रतिक्रियाएं किस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं स्टूडेंट्स की ओर से? देखिए अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो चूंकि अभी बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंचे लेकिन स्टाफ पहुंचना शुरू हो गया और स्टाफ में कहीं ना कहीं खुशी इस बात को दिखाई दे रही है कि वो जो पुरानी बिल्डिंग थी, अगर मैं बल्लभगढ़ की अगर देखिए इस स्कूल की बात करूं तो ये पुरानी सबसे पुराना स्कूल बल्लभगढ़ का था जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था। और ये बड़ी खासियत है कि अंग्रेजों के ज़माने का ये स्कूल और यहाँ से कई लोग ऐसे जो IAS IPS और बड़े अधिकारी इस स्कूल से पढ़कर निकले हैं। लेकिन इसके बीच में चूंकि बल्लभगढ़ शहर के बीचों बीच ये बिल्डिंग है और यहाँ जगह की बहुत कमी थी तो इस तमाम चीज़ों को ध्यान
ध्यान में रखते हुए इसको बहुमंजिला बनाया गया और ये जो तमाम सुविधाएं हैं वो इसमें दी गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखिए बच्चों की बात करें, स्कूल टीचरों से जो हमारी बात हुई उनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं बच्चे भी ये चाहते हैं कि उन्हें ऐसी जगह मिले पढ़ने के लिए, शांत वातावरण हो, खुले कमरे हों, बाथरूम हो और बाकी जितनी भी सुविधाएं बाकी स्कूलों में हुआ करती है। चूंकि सब एक दूसरे के साथ में जब बताया जाता है कि निजी स्कूल में इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं और वहाँ उसके पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा पहला प्रयास किया जा रहा है कि जहां पैसे भी बच्चों को नहीं देने पड़ेंगे, पेरेंट्स को नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन सुविधाएं उन जैसी मिलेंगी, उनको टक्कर देती हुई ये बिल्डिंग इसीलिए बनाई गई है। जी प्रिया। जी, जाहिर तौर पर तो ये अपने आप में सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। आपको यहाँ पर ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं यमुनानगर से, जहाँ के मसीह अस्पताल में तोड़फोड़ की खबर निकलकर सामने आई है। देर रात बदमाशों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है। बदमाशों ने स्टाफ के साथ गाली गलौज भी की। सीसीटीवी की मदद से पुलिस जांच में जुटी हुई है। बदमाशों के अस्पताल पहुंचने की वजह फिलहाल साफ नहीं है, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। दरअसल यमुनानगर शहर के बीचों बीच बने इस अस्पताल में बदमाशों की गुंडागर्दी सामने आई। बदमाशों ने यहाँ पर आते ही सबसे पहले प्रवेश द्वार पर लगे शीशे को तोड़ दिया। उसके बाद अस्पताल में दाखिल होकर स्टाफ के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। डॉक्टर आर मसीह ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात कार सवार युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। पुलिस का ये कहना है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इन युवकों ने किस वजह से ऐसा किया। उन्होंने ये भी कहा कि तोड़फोड़ करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तकरीबन 7:50 का टाइम था, शाम को मैं ओपीडी देख रहा था जी। और बाहर कुछ 2 गाड़ियां आई होंगी जी। तो मैं तो यहाँ पे था, मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर तकरीबन हर गाड़ी के अंदर 5-5, 6-6 लोग बैठे हुए थे। कोई मास्क नहीं पहना हुआ था किसी ने। दे वर ऑल लाइक दिस ओनली। और वो लोग सीधे अंदर घुसे और एंट्रेंस के ऊपर एक बंदे ने कोनी से वो तोड़ा दरवाजे का शीशा और अंदर आए और गाली देने लग पड़े। दे वर एड्रेसिंग समबडी, फीमेल की कोई कर रहे थे, उसको बाहर निकालो। लड़के आए और मैंने गेट को ग्लास इनका तोड़ दिया है, कांच का ग्लास था, और 2 लड़के अंदर गए हैं। जो डॉक्टर साहब की कंप्लेंट ले लिया, FIR लॉन्च कर दी है। एक्यूज को ट्रेस कर रहे हैं, अभी जल्दी से कार्रवाई करें। सर कोई इनका मतलब पेशेंट एडमिट था या क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई पेशेंट था, ना कोई ऐसी बात आई, नहीं कोई डॉक्टर साहब से ऐसी कोई बात नहीं हुई। बट उन्होंने आए, झगड़ा किया, ग्लास तोड़ दिया। तो अस्पताल से मामला निकलकर सामने है, जो कि अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। देवीदास इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। देवीदास, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए, लगातार ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तो अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। वहां पर कुछ बदमाश पहुंचते हैं, गाली गलौज करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। जी बिल्कुल, ये अस्पताल ये भी शहर के बीचों बीच स्थित है और इसके ठीक सामने जो ट्रैफिक थाना भी पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बदमाश आए, आते ही इन्होंने जो है गाली गलौज किया, तोड़ फोड़ शुरू की है। लेकिन ये किसी नशे में थे, कैसे देखो कि इनका जो पर्पस अभी तक क्लियर हो नहीं पाया। ना तो इन्होंने प्रॉपर किसी को टारगेट करके अटैक किया, सिर्फ तोड़ फोड़ करिए, इनका क्या पर्पस है। जो पुलिस है, पुलिस से भी बात हुई है, डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, तो जो पुलिस ने CCTV जो ले ली है, उनका यही कहना है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो यहाँ क्यों आए थे और क्या उनका पर्पस था। जी हाँ देवीदास, क्या सिक्योरिटी की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है? इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी की बात करें तो एक चौकीदार ये लोग जरूर खड़ा करते हैं, जो अपना एक रिसेप्शन का काम करते हैं। प्रॉपर से यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था अस्पतालों में नहीं रहती, क्योंकि जो अस्पताल में जो मरीज आते हैं या जाते हैं उनके लिए इनके अटेंडेंट जरूर रहते हैं, लेकिन स्पेशल सिक्योरिटी का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवीदास आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच फरीदाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा इससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं, जहां पर स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने एक होटल से 4 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया है। मौके पर पहुंची स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने होटल मालिक के खिलाफ चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। दरअसल आपको ये बताएं कि फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में शुभम शुद्ध भोजनालय नाम का एक ढाबा है।
स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है। होटल पर काम करने वाले 4 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। होटल मालिक पर मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत ये मामला दर्ज। स्टेट क्राइम ब्रांच के एसआई अमर सिंह की माने तो स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो कि नाबालिग बच्चों से काम कराते हैं। ढाबे के मालिक से बात की गई तो उन्होंने जानकारी दी कि चारों बच्चे उनके गांव के रहने वाले हैं और वो उन्हें और भेजने के लिए अपने होटल पर बुलाया था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोई भी वाहन नहीं चल रहा था। इसकी वजह से वह इन चारों बच्चों को उनके गांव नहीं भेज पाया। तो ये दलील जो है वो होटल मालिक ने दी है, लेकिन फिलहाल मुकदमा दर्ज हो चुका है। पृथला से ये मामला निकलकर सामने आया जहां पर होटल से 4 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत मामला दर्ज, बाल मजदूरी। हालांकि वहां पर जो ढाबा मालिक है उनका ये कहना है कि दरअसल लॉकडाउन के वजह से बच्चे फंस गए थे। राजेंद्र दहिया मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, अपने आप में बहुत गंभीर मामला, लेकिन जो ढाबा मालिक है वो तो दलीलें दे रहा है कि दरअसल लॉकडाउन की वजह से हम इन्हें भेज नहीं पाए। देखिए, बिल्कुल अपनी जो खामी है उसको छिपाने के लिए तरह तरह की बातें ढाबा संचालक जो बना रहा है, लेकिन पुलिस सख्ती से काम कर रही है और चारों बच्चों को उन्होंने अपने कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है और उनका रेस्क्यू करके उनको वहाँ से निकाला गया है। पिछली काफी दिनों से इनसे काम करा रहा था और अब बहानेबाजी जो करके दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस बात को गंभीरता से ले रही है और जो स्टेट क्राइम ब्रांच है उसने पूरी तरह से इसकी जाँच करने के बाद ही बच्चों का रेस्क्यू किया है। राजेंद्र, क्या उन बच्चों से अभी तक कुछ बातचीत हुई हो? पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, पुलिस इन बच्चों को अपनी कस्टडी में लेके और इनके जो परिजन है उनसे संपर्क किया जा रहा है और जल्द ही उनके परिजनों के जो हवाले इन बच्चों को किया जाएगा पूरी देखरेख के साथ। तब तक पुलिस की देखरेख में बच्चे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ।